Hello everybody. So today we are going to discuss about the current ongoing tension or conflict or the state of war or battle which is going on between the state of Israel and the Hamas terrorists who have their bases in Palestine, which is not yet officially recognized as a state by the United Nations. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है जिसकी वजह से ये विवाद होते रहे हैं। और आज हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अभी करंटली क्या चल रहा है इसराइल में, इसराइल ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं रिटेलिएट करने के लिए, और इस बारे में भी बात करेंगे कि इनके रीजंस क्या हो सकते हैं, व्हाट मे बी द पॉसिबल कॉजेज़ जिनकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है और परसिस्ट कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, वी बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री दैट इज़ इंडिया, वी आर गोइंग टू आल्सो डिस्कस कि इनके इंडिया पे क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, चाहे वह इकोनॉमिक हो या फिर चाहे आपके कीमतों को लेकर हो। और आपको तो पता ही है इलेक्शन ईयर है, तो इसके काफ़ी सारे मायने इंडिया को लेकर भी हो सकते हैं। और हम इसके तह में जाने का भी प्रयास करेंगे कि काफ़ी लोगों का मानना है कि हो सकता है इसराइल का बहुत ही बड़ा एक इंटेलिजेंस फेलियर रहा है, तो हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो। सबसे पहले तो मैं जब आपको अगर ले जाना चाहूँ 1947 में, जब यूनाइटेड नेशंस वाज वेरी न्यू इंस्टीट्यूशन, अ मल्टी स्टेट और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, तो उसमें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आया जो कि ब्रिटेन से स्पॉन्सर्ड था। और उस रेजोल्यूशन में एक ये पास किया गया था कि इसराइल जो एक स्टेट जो बनने वाला है उसको हम 3 पार्ट्स में, वी आर गोइंग टू डिवाइड दैट थिंग इन 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन बीइंग वेस्ट बैंक, जो कि वेस्ट बैंक, इसे वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक जॉर्डन रिवर है, ये इसके वेस्ट का एरिया है, तो इसलिए वेस्ट बैंक बोलते हैं। और एक एरिया बनेगा इसराइल, और एक एरिया बनेगा गाज़ा। जो इसराइल है वो तो इसराइल है, और बाकी जो वेस्ट बैंक और गाज़ा है वो मिलके पैलेस्टीन कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये चीज़ पारित हो गई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, पहला ही वॉर हो गया 1948 में, और 1949 में जाके ख़त्म हुआ, और इसमें इसराइल जीता है। और मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बता दूं, समराइज़ करके, इसराइल ने सारी वॉर अगेंस्ट द अरब जीती है। और उसमें क्या हुआ कि इसराइल ने कैप्चर कर लिया सिनाई पेनिनसुला, जो कि इजिप्ट का एक पार्ट है, और इसराइल ने साथ में जो सीरिया की जो कुछ टेरिटरी थी उसे भी कैप्चर कर लिया था। तो इनके बीच ये विवाद तभी से चला आ रहा है। फिर जब क्या हुआ, जब इजिप्ट की जब टेरिटरीज़ को इसराइल ने कैप्चर कर लिया, देन इजिप्ट एंड सीरिया काइंड ऑफ केम टुगेदर, दे केम टुगेदर एंड नेगोशिएटेड विद इसराइल कि हमें क्या करना है। तो फिर सिनाई पेनिनसुला को इसराइल ने वापस दिया, लेकिन साथ में जो काफ़ी सारे पार्ट थे वो खुद ही रख लिए। तो ये तो आपका एक तरह से एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है कि ये किस तरह एक लड़ाई होती रही है। और चूँकि ये जो इजिप्ट है, ये सारे के सारे एक अरब लीग, मतलब एक अरब स्टेट है, जिनका कि एक हिस्टोरिकली एक अरब स्टेट से काफ़ी पुराना रिलेशंस रहा है। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1987 में एक पहला इंतिफादा हुआ। इंतिफादा मतलब एक तरह से रिवॉल्यूशन, क्रांति कहिए, जिसमें कि पैलेस्टीनियन लोगों ने बहुत ही लार्ज स्केल लेवल पे बगावत की, काफ़ी लार्ज स्केल लेवल पे वायलेंस किया। फिर इसी तरह ओस्लो अकॉर्ड हुआ 1993 में, सेकंड ओस्लो अकॉर्ड हुआ 1995 में। ठीक है, और ये ओस्लो अकॉर्ड वगैरह के बाद क्या हुआ, फाइनली एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक जजमेंट आया 2021 के आसपास, जिसमें इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ जेरूसलम के ईस्ट वाले पार्ट हैं उनके एविक्शन के लिए ऑर्डर दे दिया था। तो उसमें भी पैलेस्टीन वालों को नेचुरली यही लगा कि हमें फिर से हमारी जगह से निकाला जा रहा है। और पैलेस्टीन वालों के मन में एक हमेशा से बहुत ही शुरुआत से एक डीप रूटेड एक ये ग्रीवांस रहा है, या फिर आप जो भी कहिए, कि ये हमारी ज़मीन रही है। बिकॉज 1947 से पहले एटलीस्ट अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे, जितना भी पहले जा सकते हैं उसमें, और आपको कोई दिखेगा नहीं, उसमें पैलेस्टीनियन लोग ही आपको दिखाई देंगे। कि 1947 के बाद से जीव स्टेट बना है। जीव स्टेट क्यों बना है? बिकॉज इसराइल का ये मानना है, बिकॉज ये अब्राहमिक रिलीजन का एक गढ़ है। ये जो यरूशलेम जो एक जगह है, वहाँ आपको क्रिश्चियनिटी का भी एक सेंटर मिलेगा, इस्लाम का भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जुडाइज़म का भी मिलेगा। तो इस वजह से इसराइल का ये मानना था कि ये हमारा एक, और इन तीनों रिलीजन में द ओल्डेस्ट वन बीइंग जुडाइज़म, जो कि आपका जियोनिज़म जिसको भी आजकल कहते हैं लोग, जो जब इसको पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में जब मिक्स कर देते हैं रिलीजन को, तो जो यहूदियों का जो धर्म है जुडाइज़म, वो सबसे ओल्डेस्ट है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में। तो इसलिए इसराइल ने सोचा कि हमारा एक नेचुरल होम है। और जब हिटलर के द्वारा जब काफ़ी लार्ज स्केल पे जब वायलेंस हुआ था, लार्ज स्केल पे मैं कहूँगा जेनोसाइड हुआ था, तब उसके बाद से ये इसे अपना नेचुरल होम मान रहे थे सारे के सारे जो ज्यूज़ थे।
तो ये तो हो गया आपका जो एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। फिर अभी देखते हैं कि अभी करंटली क्या हो रहा है। करंटली ये हो रहा है दोस्तों कि फॉर द पास्ट 3 डेज़ ये हमास वालों ने क्या किया कि ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने एक लार्ज स्केल लेवल पे जो उनके मिलिटेंट्स हैं, जो टेररिस्ट्स हैं, जो आर्म टेररिस्ट्स हैं, इन्होंने बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करवाया है इसराइल से, जो कि बॉर्डर इज़ एनीवे हाईली सिक्योर, वेरी टाइटली मॉनिटर्ड, बट फिर भी उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करवाया और लार्ज स्केल लेवल पे घुसते ही इन्होंने जहाँ देखा, जिसे देखा, स्पेशली दोज विमेन, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, उन्हें या तो मार दिया, जो आदमियों को देखा उन्हें मार दिया, सोल्जर्स को देखा कैप्चर कर लिया, विमेन को देखा मार दिया, कहीं बच्चों को किडनैप करके ले गए, मतलब बेसिकली जो भी दिखते रहे विथ कंप्लीट डिसरिगार्ड टू देयर एनी काइंड ऑफ राइट्स। वो तो खैर राइट्स अभी हैं ही नहीं उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। तो या तो मार दिया, या तो किडनैप कर लिया, या तो एबडक्ट कर लिया, या रेप कर दिया, बेसिकली ये सब करते रहे। और जो उन्हें जो जो रास्ते में दिखते गए, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉट एवर केम ऑन देयर वे, ये हुआ। और फिर एट द सेम टाइम आई वुड से साइमल्टेनियसली उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 5000 रॉकेट्स लॉन्च कर दिए इसराइल के ऊपर। आप सब ने सुना होगा कि इसराइल के पास एक वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं आयरन डोम। सो बेसिकली आयरन डोम यही होता है कि वो इसराइल की तरफ से एक मिसाइल होती है, वो सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, तो वॉट एवर दोज इनकमिंग मिसाइल्स जो होती हैं वो उन्हें एयर में ही शूट डाउन कर देती हैं। सो बेसिकली हवा में मिसाइल को मार देती है और इनकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत बहुत ही उम्दा लेवल की है, बेसिकली मोर देन 90% इनकी एक्यूरेसी है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इफ़ यू आर शूटिंग ऑल टुगेदर ऑल ऑफ अ सडन लाइक साइमल्टेनियसली 5000 रॉकेट्स, तो आप अगर 90% भी अगर किसी की एक्यूरेसी है तो जो 10% भी बच रहा है, 5000 का 10% होता है 500। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतने लार्ज के लेवल पे अगर एक रॉकेट की एक बराज आ रही हो तो स्वाभाविक सी बात है कि डिस्ट्रक्शन और डैमेज बहुत ही लार्ज स्केल का होने वाला है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि दिस वाज हैपनिंग जब ज्यूज़ का एक फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है। तो ये आपकी एक रिलीजियस फेस्टिवल, जब एक ज्यूज़ सारे लोग इकट्ठे होकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जब काफ़ी ज़्यादा अश्योर्ड होके रहते हैं, उसी टाइम इन्होंने हमला किया था। तो ये तो अभी करेंटली चल रहा है। और अब तो मैं बता दूं इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडिया पे, बिकॉज हमास हमेशा से लिंक्ड होता आया है ईरान से, और ईरान हैज़ बीन काइंड ऑफ प्राउडली सेइंग कि वी हैव बीन ट्रेनिंग दोज मिलिटेंट्स बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन इंडिपेंडेंस एंड लिबरेशन फ्रॉम दी सो कॉल्ड इलीगल ऑक्यूपेशन बाय इसराइल। तो ईरान तो हमेशा से इन्वॉल्व रहा है, ईरान इन्वॉल्व रहा है तो नेचुरल सी बात है रशिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, नेचुरल सी बात है चाइना भी इन्वॉल्व हो सकता है, और इसराइल है तो ऑब्वियस सी बात है इसराइल यूएस इन्वॉल्व हो सकता है, फ्रांस इन्वॉल्व हो सकता है, इटली इन्वॉल्व हो सकती है। तो इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इंडिया पे। और ऑफ कोर्स बिकॉज जब भी इसराइल इन्वॉल्व होगा तो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, जिसमें लेबनान में हिजबुल्ला है, उन्होंने भी सुनने में आया कि काफ़ी ज़्यादा फायरिंग की नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इसराइल में। तो जब भी इजिप्ट और जॉर्डन और लेबनान जब ये सब पार्टिसिपेट करते हैं तो इजिप्ट बीइंग द वेरी नेचुरल अरब पार्टनर, तो सारी की सारी जो अरब जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो भी नेचुरली इन्वॉल्व होने का एक काफ़ी ज़्यादा शक होता है। ऑल दो एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था जिसमें इसराइल एज अ स्टेट वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएई एंड बहरीन लेटर, बट देन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक फिशर्स आ सकते हैं। सो एक ये भी माना जा रहा है कि मे बी ये हमास की तरफ से ये एक बहुत ही ऑलमोस्ट डेस्परेट अटेम्प्ट है टू डिरेल ऑल द पॉसिबल conversation or the possible reconciliatory things which are happening between the Arab world and the Israel। तो इसकी वजह से अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हो सकता है होल ऑफ द अरब एंड द मुस्लिम वर्ल्ड मे बी ड्रैग्ड इन दिस वॉर, एंड कॉन्सिक्वेंटली रशिया, टर्की हैज़ एनी वे प्रॉबली सेड समथिंग एडवर्स अबाउट यूएस एंड इट्स पॉसिबल नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस बाय यूएस इन इसराइल। सो हो सकता है इसकी वजह से पूरा जो एक मुस्लिम वर्ल्ड है ये इन्वॉल्व हो जाए, और साथ में यूएस तो हो ही रखा है। यूएस ने अपने मेरे ख्याल से कुछ काफ़ी सारे जो उनके वॉरशिप्स हैं वो भी भेज रखे हैं। इससे क्या हो सकता है, सबसे पहली बात है कि आप जानते होंगे कि इंडिया इज़ एन ऑयल डिपेंडेंट कंट्री, और इंडिया जो अपना मोर देन 80% ऑफ ऑयल है शेयर वो इंपोर्ट करती है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ से, ऐसी कंट्रीज़ से जो कि मुस्लिम्स कंट्रीज़ है ट्रेडिशनली, जो कि ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द ओआईसी एज वेल, मोटा मोटा। तो इससे सबसे प्रॉब्लम हो सकती है जब भी कभी वॉर होती है तो उसमें सारा प्रोडक्शन ठप हो जाता है, या तो हॉल्ट होता है तो रेस्ट्रिक्ट होता है। उसकी वजह से सिंपल सा खेल डिमांड सप्लाई का, जहाँ भी आपका ऑयल का प्रोडक्शन काफ़ी कम होगा वहाँ स्वाभाविक सी बात है उसके राइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा उसके प्राइस में। और जैसे ही उसके प्राइस राइज़ होगा, आपको पता है कि इंडिया पे ऑयल के स्पेशली प्राइस राइज होने से कितना ज़्यादा उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है इन ऑल ऑफ दी सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, चाहे वो आपकी सब्ज़ी से लेके चावल दाल कुछ भी कहो
आपका पावर जनरेशन सब कुछ एवरीथिंग काइंड ऑफ टेक्स अ हिट। सो एक इंडिया पे सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की, चीज़ें महंगी हो सकती हैं। और आपको पता है कि इंडिया में ऑलरेडी फिस्कल डिफिसिट होता है, यही इसी ऑयल की वजह से। हम लोग इसीलिए इस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें ताकि हमारा डिपेंडेंस इस ऑयल पे कम हो सके। तो आपको पता है कि ये इलेक्शन ईयर है, और अगर इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, ये सारे के सारे स्पेक्यूलेशन है, लेकिन काफ़ी हद तक वैलिड स्पेक्यूलेशन जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। तो ये इलेक्शन ईयर है, और हमारे इंडिया पे एक जो हमारे इंडिया का जो एक रिज़र्व है उसके पॉकेट पे काफ़ी बड़ा एक होल या डेंट आ सकता है। और एक इसमें सबसे बड़ी बात हो रही है कि इजराइल जैसा देश, जिसका जो इंटेलिजेंस है मोसाड, इंटेलिजेंस एजेंसी जो मोसाड है, वो मतलब इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि इतनी बड़ी एजेंसी ने इतनी बड़े लेवल पे, इफ़ दोज ह्यूज कैश ऑफ मिसाइल्स एंड रॉकेट्स आर बीइंग काइंड ऑफ पाइल्ड अप in the very close vicinity of Israel, in the southwest vicinity of Israel, in Gaza, how could they overlook all that? उनके इंटेलिजेंस ने कैसे ये चीज़ नहीं डिटेक्ट की इतने बड़े लेवल पे? इफ दोज फाइटर्स वर बीइंग ट्रेंड ऑलरेडी, दे वर बीइंग रेडी टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द बॉर्डर ऑफ इसराइल। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का एक लैप्स रहा ऑन द पार्ट ऑफ इसराइल। और इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न यही हो सकता है कि मे बी आपने सोचा हो कि ईरान की हालत ख़राब है और वी आर ऑन द गुड ट्रैक, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग अ गुड रिलेशन विद द अरब वर्ल्ड इज कंसर्न। तो उन्हें लगा होगा कि अभी हमारे थ्रेट काफ़ी कम है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अभी आपको पता होगा कि इजराइल में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट कर रहे थे वहाँ की गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट में बेसिकली अमेंडमेंट में ये था कि देवर कुछ पावर्स थी सुप्रीम कोर्ट की, इन सो फार एज बेसिकली रिव्यू ऑफ सर्टेन लॉज, जो भी कानून बनाते थे सुप्रीम कोर्ट्स पे, जिस तरह हमारे यहाँ की कोर्ट्स लॉ बना के कोर्ट्स जो हैं तो रिव्यू करती हैं लॉ को और बताती हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या गैर संवैधानिक है। तो उसी तरह वहाँ की कोर्ट्स के पास भी पावर थी, जिस पावर को वहाँ की सरकार ले रही थी वापस। उसकी वजह से बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट हो रहा था स्ट्रीट में, और ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया था कि वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग हैं, जो वहाँ की आर्म फोर्सेस के जो सर्विस में लोग हैं, वो सारे के सारे भी आ गए थे स्ट्रीट में। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि इन्होंने शायद जो उनका कोर काम था बेसिकली टू लुक आफ्टर द सिक्योरिटी, टू लुक आफ्टर द इंटेलिजेंस, जो भी गैदर करना है, वो सारी की सारी चीज़ें काइंड ऑफ टू हिट, वो सारी चीज़ें थोड़ा मतलब गड्ढे में चली गई एक तरह से, वो थोड़ा ठंडे बस्ते में चली गई। तो एक ये है। तो आपको ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इनसे हमें एक सबक तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हम भी वी आर ऑल्सो कंट्री विच इज़ सराउंडेड एटलीस्ट फ्रॉम द फ्री साइड्स, जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल मतलब कंट्रीज़ नहीं हैं। हॉस्टिलिटीज़ जैसा ही माहौल अभी परमानेंट रहता है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि वी शुड नेवर लेट योर गार्ड डाउन। चाहे आपकी कंट्री में के अंदर कितने भी फिशर्स हों, कितने भी डिविजन्स हों, लेकिन जो आपका जो कोर काम है, फॉर एग्जांपल a particular person who is employed in the armed forces, who is employed in the RNAW, who is employed in IB, Intelligence Bureau, they must not participate in any kind of, जो भी आपके सिविल प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, दे शुड कम्प्लीटली स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। बिकॉज आपको पता है कि जैसे ही द मोमेंट यू आर लेटिंग योर गार्ड डाउन, आपने आपके एडवर्सरी को एक बहुत ही अच्छा मौका दे दिया है कि नाउ दे कैन सेंड देयर पीपल इनसाइड यू टू कॉज एनी काइंड ऑफ हार्म टू यू। 26/11 बहुत पुरानी बात नहीं है, आपके सामने पता होगा। देयर वाज अ टाइम जब आए दिन ब्लास्ट होता था, जयपुर में होता था, दिल्ली में होता था, कभी भी होता था। सो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपके अंदर कितने भी डिविजन्स हों, बट उन डिविजन्स को एक लिमिट तक कंट्रोल करके रखें, एंड जस्ट मेक श्योर कि दिस काइंड ऑफ डिविजन्स और फिशर्स कैन नॉट बी टेकन अनड्यू एडवांटेज बाय एनी काइंड ऑफ हॉस्टाइल कंट्रीज़। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल और अपना कमेंट ज़रूर डालें। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ लाइक डिड इंडीड। थैंक यू।